धामी का नया एक्शन प्लान। क्या है सीएम धामी की आगे की रणनीति? आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की। बता दें कि इस दौरान उन्होंने संगठन को और अधिक मजबूत करने का मंत्र भी दिया। बैठक में प्रदेश में चल रहे सदस्यता अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर सदस्यता ग्रहण करवाने पर भी जोर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से यह भी कहा कि जब आप जनता के बीच जाएंगे, उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे, तभी ये चीजें आपको वोटों में कन्वर्ट होगी। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, उन्हें आप जनता तक यानी कि जमीनी तौर पर पहुंचाए। ऐसा ना कि सिर्फ कागजों में यह अभियान हो, ये योजनाएं हो और हकीकत या जमीनी चीजों पर यह योजना ना हो। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार और उनके कार्यों के बारे में भी बताएं और इसके फायदे भी बताएं। इसी के साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने यह भी बताया कि कैसे उनके द्वारा तमाम जो कानून बनाए गए हैं, फिर चाहे वो धर्मांतरण को लेकर के हो, यूसीसी को लेकर के हो, इससे ऐतिहासिक फैसला करार दिया और ये कहा कि उत्तराखंड की सरकार ने इन तमाम मामलों में न सिर्फ बात की बल्कि इन चीजों को लेकर के कानून भी बनाए। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया और ये कहा कि कैसे भारत विश्व गुरु बनने के तौर पर उभर रहा है। सुनिए पुष्कर सिंह धामी का ये बयान। आप लोगों से आज ये कहना चाहता हूं कि इतनी योजनाएं हमारी आ गई है और योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। जैसे किसान समृद्धि योजना, किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है। अब पता ही नहीं हो, कई बार लोगों के अकाउंट में चला जाता है, उनको पता ही नहीं लगता कहां से आ गया हमारा पैसा है। आखिर हमारे मोहल्ले में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, कितने लोगों को अभी हम जो गैस सिलेंडर की जो योजना लाए हैं, 3 गैस सिलेंडर साल में हम बीपीएल परिवारों को 1,84,000 परिवारों को, एक कम संख्या नहीं होती, 1,84,000 परिवारों का मतलब आप समझ लीजिए कि कम से कम 10 लाख वोटों तक हम पहुंच रहे हैं। 10 लाख वोटरों के लिए सीधे हम 3 गैस की सिलेंडर की योजना भर के 1 साल के अंदर दे रहे हैं। हम लोगों को अपने अपने वार्ड में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने आसपास ऐसी सूची बनानी चाहिए कि किन किन को इस योजना का लाभ मिल रहा है। आखिर कभी तो हमारा उनसे मिलना हो, उनको बताया। आप लोग जब बताओगे नहीं तो वोट कैसे उनसे मांगोगे? आप इस समय वोट मांगने जाओगे तो आप क्या करोगे? और उनको सीधे सीधे योजना मिलनी चाहिए। सरकार सरलीकरण की बात करती है, लेकिन सरलीकरण में भी हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता वो कहां फिट हो उस सिस्टम में। उस सिस्टम में आप लोगों का भी व्यक्तित्व बढ़े, उस मोहल्ले वाले को लगे जिसको योजना का लाभ मिल रहा है। तो हमारे को तो जो है सीता बहन जी ने मेरा पुस्ता बनवा दिया, या मेरे बड़ोला जी ने जो है मुझे वो दिलवा दिया, या शुभम ने मुझे जो है कोई योजना दिलवा दी है। कोई अलग अलग जो है लोगों को जब तक ये एहसास नहीं होगा तो आप लोगों की भूमिका प्रभावी नहीं होगी। मैं तो ये मंच से भी कहता हूं और मैंने भी इसको आत्मसात कर रहा हूं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी उसी दिशा में काम करूं। मेरा तो आप सब लोगों से भी करवत प्रार्थना है कि इस थ्योरी को हम सबको अपनाना है। ये थ्योरी, इसके पीछे जो बैठक कर रहे हैं, ये बैठक कोई अंतिम बैठक नहीं है। अभी अगर किसी दिन और जरूरत पड़ेगी, महानगर अध्यक्ष जी जब आप लोग कहेंगे तब दोबारा बैठ लेंगे। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये तो महानगर में तो हम लोग 365 दिन में से मेरे ख्याल से 100 दिन है। तो यहाँ तो हमारे रोज कार्यक्रम है। तो इसलिए भाइयों बहनों, आज हमारा देश कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की हो गई और हमारा प्रयास है, प्रधानमंत्री जी हमारे संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत को बनाना है। अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र हो, चंद्रयान हो हमारा, ऐसे हमारे अनेक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और ये काम कोई साधारण काम नहीं हो रहे हैं, ये काम विश्व के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहे हैं। आज आपने देखा होगा इस पूरे चुनाव में जो दुष्प्रचार हुआ, जिस प्रकार से मोदी जी को रोकने के लिए विश्व की वो सारी शक्तियां इकट्ठी हो गई जो नहीं चाहती थी कि भारत महाशक्ति बने, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बने। उसके लिए उन्होंने हर हथकंडे अपनाए, बहुत सारा दुष्प्रचार किया गया। हमारा तो पहले चरण में चुनाव हो गया, मैं उत्तर प्रदेश भी गया, मैं
दिल्ली में भी था, हरियाणा में भी था, महाराष्ट्र में भी था, मैं अनेक राज्यों में गया। वहां पर चला दिया कि आरक्षण खत्म होने वाला है, संविधान खत्म होने वाला है। अरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी से लेकर उनके पूरे परिवार ने हमेशा आरक्षण के खिलाफ बात करी, हमेशा आरक्षण के लिए मुख्यमंत्रियों को उल्टी चिट्ठियां लिखी। लेकिन वो कह रहे हैं, और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जिनकी कार्यशैली में हमेशा ये रहा कि जो गरीब है, वंचित है, पिछड़े हुए हैं, छूटे हुए हैं, उन सबको लाभ देकर आगे लाना है। संविधान दिवस पहली बार देश में मनाने की प्रथा जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करी। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार का झूठ और फरेब पूरे देश के अंदर चला है। और इसके बावजूद भी आज मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। भारत की छवि आज विश्व शक्ति के रूप में उभर रही है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का एक अपना अलग स्थान हो गया है। कोई घटना होती है, कोई भी बड़ी घटना विश्व के अंदर होती है, तो विश्व के सभी देश ये सोचते हैं कि अब भारत का क्या रूप होने वाला है, भारत इसमें क्या बोलने वाला है। तो इसलिए आपने देखा होगा, अभी मोदी जी ने यूक्रेन का दौरा किया, संपूर्ण विश्व के लोगों को ये संदेश दिया कि भारत मानववादी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो किसी के दबाव में आकर कोई फैसले नहीं लेता है। पहले रूस गए, फिर यूक्रेन भी चले गए मोदी जी। साथियों, आपको मालूम है हमारी राज्य की सरकार भी विकल्प रहित संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है और प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, हर क्षेत्र में आज इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात हो, उसमें और सुधार की आवश्यकता है। अभी भूमिगत लाइनें होनी है, तमाम काम होने हैं, अभी रिंग रोड बननी है। मैं उसके बारे में जाऊंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा। देहरादून शहर का जो यातायात है उसको और अच्छा करना है, पार्किंग अच्छी करनी है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी जैसे ही हमारी जो एलिवेटेड रोड का काम पूरा हो जाएगा, तो आप ये तय मानिए जितने लोग आज देहरादून में आते हैं उससे कम से कम 2 गुना और ज्यादा लोग आने वाले हैं। इतनी संख्या यहाँ बढ़ने वाली है। तो उस संख्या के हिसाब से हमको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, यहाँ के बाईपास निकालने हैं। उस दिशा में हम लगातार सोच रहे हैं कि अगले 25 सालों में, 50 सालों में क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली है। यहाँ पानी, पेयजल का संकट न हो, इसलिए यहाँ पर सौंग डैम का काम हमने प्रारंभ कर दिया। उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और उसके बनते ही 50 सालों तक आने वाले समय में देहरादून शहर में पेयजल का कोई संकट नहीं होने वाला है। जो पेयजल का संकट हो रहा है, लगातार जल स्तर नीचे गिर रहा है। ऐसे अनेक काम करते हुए हमने नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण का कानून, दंगा रोधी कानून, समान नागरिक संहिता जैसे अनेक काम करके ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने किए हैं। इसके साथ ही हम आर्थिक मोर्चे पर भी आगे बढ़ रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमने 3 करोड़ 54 लाख रुपए का जो MOU किया था, उसमें से आप लगभग 70 से 80 हजार करोड़ के बीच की ग्राउंडिंग भी अभी शुरू हुई और इस ग्राउंडिंग को और मजबूती से और तेजी से हम धरातल पर उतारेंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है कि जो भी हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन जो स्किल हो जाए, यानी जिन्होंने अपने कोर्स कर ले, अपनी पढ़ाई कर ले, उनको नौकरी करने के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े, प्रदेश के अंदर ही उनको रोजगार मिले। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी 1200 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल पार्क जो रुद्रपुर में, जहां पर बहुत लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में वो वहां की स्वीकृति दे दी है और उसके बनने से लगभग 75,000 से भी अधिक हमारे उत्तराखंड के लोगों को वहां पर रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, रोजगार मिलेगा एक बड़ा। और विकास के मामले में, विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश का नीति आयोग जो आंकड़े हर राज्यों को लेकर एक इंडिकेटर तय करता है, जो अभी विनोद चमोली जी कह रहे थे ना, इंडिकेटर होता है, सूचकांक, एक सूचकांक पूरे देश का निकलता है। उस सूचकांक में हमारा उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर आया है। और अब वह दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, अनेक बार, पहली बार बाबा केदार के प्रांगण से उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि 10 साल हर क्षेत्र में उत्तराखंड सबसे आगे जाएगा।
और ये 10 साल आगे की आधारशिला होंगे। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के अभियान की जो सदस्यता का अभियान है उसकी शुरुआत कर दी है और हम लोग भी सब लोग सदस्य बन गए हैं। हमें भी यहाँ पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी ने मुझे भी सदस्य बना दिया है और ये सदस्यता का अभियान हमारा आगे बढ़ गया है। अब हम सबको मिलकर हमारे संगठन को मजबूत करना है और संगठन को प्रदेश में मजबूत करने का जो हमारा मिशन है उसमें हम सबको लगना है और ये केवल औपचारिक अभियान के रूप में इसको नहीं लेना है, इसको हमको बिल्कुल अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से, हर दृष्टि से कि हमारा भी सतत संपर्क अपने अपने लोगों से हो, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर घर घर तक पहुंचकर लोगों को पार्टी की विचारधारा, डबल इंजन सरकार के कार्य बताते हुए पार्टी का सदस्य बनने के लिए हमको प्रेरित करना है। और सदस्यता पूरे देश में चल रही है। क्या हमारे महानगर में कुछ अलग प्रकार की हो सकती है जिससे कि महानगर में अलग प्रकार की हो तो पूरे प्रदेश में अलग प्रकार की हो? जैसे हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ा अभी बारिश हो रही है, आपदा का समय है, उतना उस तेजी से अभी वहां पर अभियान जोर पकड़ेगा धीरे से, लेकिन यहां पर कैसे हो सकता है? कुछ अच्छे सेलिब्रिटी हों, कुछ अच्छे लोग हों, उन सबके साथ की वो सब भी हमारे साथ अभियान में शामिल हो गए हैं। तो इस प्रकार का कार्यक्रम हम सबको करना है और हर एक नया सदस्य हमारे संगठन को मजबूत करेगा, इसलिए हमें इस कार्य को पूरी लगन के निष्ठा के साथ करना है। ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन मोड में भी मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और QR कोड इसके जरिए पार्टी का सदस्य बनाया जा सकता है। विशेषकर मेरी युवाओं से अपील है, युवाओं से, हमारी मातृशक्ति से, कि आप सब लोग सोशल मीडिया और फोन कॉल के माध्यम से एक एक व्यक्ति से संपर्क करें और उन्हें भाजपा परिवार में शामिल करें। एक एक व्यक्ति को जो है हम लोग पर्सनली देखें और जिसको सदस्य बनाते हैं, ये नहीं कि एक बार सदस्य बनाया और उसको भूल गए। कभी कभी सदस्य बनाने वाले लोगों का हमको हालचाल भी पूछना है, हमें उनकी चिंता भी करनी है। ये हमारी कार्य पद्धति में आना चाहिए, ये हमारे कार्य व्यवहार में आना चाहिए। इस प्रकार से आप सभी कार्यकर्ता बंधु, भाई बहन पार्टी के अन्य कार्यों में योगदान देकर पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार से आप सब सदस्यता अभियान को भी सफल बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस बैठक को भी सफल बनाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कि मोदी जी को हराने के लिए विश्व की तमाम शक्तियां एकजुट हो गई थीं, जो नहीं चाहती थीं कि भारत महाशक्ति बने, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बने। उन्होंने हर हथकंडे अपनाए, आरक्षण खत्म होने वाला है, संविधान में बदलाव किया जाएगा, जैसे बहुत सारे दुष्प्रचार हमारी सरकार के खिलाफ किए गए। इन सब के बावजूद भी आज मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और भारत विश्व गुरु बनने के तौर पर उभर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कैसे उत्तराखंड में तमाम हाईवेज बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में यहां पर पर्यटन दुगने दृष्टि से आएंगे। इतना ही नहीं, यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि कैसे नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून, UCC जैसे ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किए। इसके अलावा आर्थिक मोर्चों पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमने 1,54,00,000 MOU किया था, उनमें से लगभग 70 से 80 हजार करोड़ के बीच की ग्राउंडिंग भी शुरू हो गई है। और उन्होंने खासकर युवाओं और जो महिलाएं हैं उनको लेकर के भी बात की और कहा कि कैसे प्रदेश में जितने भी स्किल्ड लोग हैं, जितने भी स्किल्ड युवा हैं, उनको खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उन्हें प्रदेश से काम के लिए बाहर ना जाना पड़े, बल्कि सरकार ऐसा बंदोबस्त उनके लिए कर रही है जिससे कि उन्हें प्रदेश में ही नौकरी मिल सके। यानी कि तमाम चीजों को लेकर के यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने एक एक करके बातें रखी और खासकर डबल इंजन की सरकार का उन्होंने जिक्र किया और बताया कि डबल इंजन की सरकार राज्य में कितना ज्यादा काम कर रही है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड ऑलरेडी वहां पर टूरिज्म के लिए जाना जाता है और टूरिज्म को लेकर के और भी काम आने वाले समय में प्रदेश सरकार करेगी, ये भी CM पुष्कर सिंह धामी का कहना है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।